जनप्रतिनिधि तो लोगों से वोट मांग करके, घर घर जा करके और दर दर जा करके जनप्रतिनिधि बनते हैं। अफसर तो एक बार परीक्षा देते हैं और वो अफसर बन जाते हैं। हमें तो रोज़ परीक्षा देनी होती है। हमारा ऐसा कोई चैम्बर नहीं होता, हमारे यहाँ कोई बाहर चपरासी नहीं बैठा होता, हमें मिलने के लिए किसी को पर्ची नहीं भेजनी होती है। जीत का जुलूस निकला तो जीप में खड़े होकर नेताजी तो मालाएं पहन रहे थे, गुलाल लगा रहे थे लोग, और उनके घर के आगे से जब जुलूस गुजरा तो पत्नी जो सरपंच जीती थी वो बेचारी ऊपर से घूंघट में से थोड़ा थोड़ा देख रही थी कि ये मेरी जीत का जुलूस निकल रहा है। 25 साल लगते हैं एक बच्चे को पालने में और 25 सेकंड लगते हैं उस बच्चे को एक डेड बॉडी बन जाने में। अगले किसी का बेटा है, पुलिस तो बॉडी बॉडी कह करके उसको संबोधित करती रहती है। दुख होता है, हमें दुख होता है। मैं बहुत हर्ट फील करती हूँ कि हम लोगों को एक्सीडेंट्स में जो डेथ हो रही हैं कितना मुश्किल होता है। जब हम लोग रींगस की घटना के बाद शोक प्रकट करने गए थे, डॉक्टर सतीश पूनिया जी भी थे, मतलब हम लोग बोल नहीं पाए 10 मिनट, हमें समझ में नहीं आ रहा था हम क्या बोलें। अगर बच्चे भी बच गए होते, हम लोग उनको ये कहते देखिए बच्चों पर ध्यान दीजिए, बच्चे बड़े हो जाएंगे कल को, लेकिन हम क्या कहें उन लोगों को। इतना ईगो, इतना गुस्सा और बदले की भावना। आप ज़्यादातर घटनाओं में मैं देखती हूँ, अखबार में जो हम पढ़ते हैं कि साहब 2 लोगों में बातचीत हुई और 1 घंटे बाद एक जना 5 बंदों को लेकर आ रहा है, दूसरे की पिटाई कर रहा है, और आजकल तो पीट पीट कर मार डालते हैं। कैसी घटनाएं हो रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। आज हम बात कर रहे हैं जिला परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष इंदिराजी गिठाला से। ये बातचीत करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि 2 दिन पहले जिला परिषद की साधारण सभा की हुई मीटिंग में जब पहली बार हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि बहुत सारी अव्यवस्थाएं थी, बहुत सारी ऐसी कमियां थी जो जनप्रतिनिधियों के स्तर पर भी थी, जो अधिकारियों के स्तर पर भी थी, और हम चाहते हैं कि उन्हीं कमियों के बारे में बातचीत करी जाए ताकि जनता को भी पता चले कि क्या मसला है, क्यों धरातल पर विकास कार्य नहीं हो पाते हैं, और आपकी जो समस्याएं हैं उनको लेकर आपके जनप्रतिनिधि कितना गंभीर हैं। तो ऐसा किया करो साहब, 1 तारीख तय कर लिया करो तो एन दिन पर तो आपकी तैयार हो जाएगी ना, फिर 7 दिन सरकार लिया करो ताकि कम से कम हमें मिल तो जाए कागज पत्तर टाइम पर। इंदिरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर संदेश के मंच पर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, स्वागत है आपका। मैडम, 2 दिन पहले हमने जो मीटिंग देखी उसमें आप लगभग 10 घंटे आप रहे उसमें, और जनता के जो विकास कार्य पूरे सीकर जिले में होने थे उनके बारे में बड़े विस्तार से बातचीत करी गई। लेकिन उस मीटिंग में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो पहली बार जाने पे हमें लगा कि वो ठीक नहीं है। जैसे कि सबसे पहले तो मीटिंग जो एक निश्चित अंतराल पर होनी चाहिए वो नहीं होकर वो करीब 7 महीने बाद हुई। पिछली बार जो काम तय किए गए थे, अधिकारी उन कामों की रिपोर्ट सही तरीके से नहीं पेश कर पाए। वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि पहुँचे थे उनको पूरे कामों की रिपोर्ट जो है वो हार्ड कॉपी में उनको नहीं दे पाए जिनसे उनको पता चले। सारे जनप्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद नहीं थे, विधायक सारे वहाँ पर मौजूद नहीं थे। इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जिला परिषद की ये जो साधारण सभा की जो मीटिंग होती है इसके क्या तो नियम है, किस तरह से होती है, क्यों होती है, क्या इसके पीछे उद्देश्य रहता है, और उस उद्देश्य में कितने सफल हमारे सीकर में जिला परिषद सदस्य और ये जो मीटिंग है हो पाती है। देखिए, जिला परिषद की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप जानते हैं कि पंचायत राज की शुरुआत देश भर में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने नागौर जिले से, राजस्थान से ही की थी, और उसका उद्देश्य क्या था? सत्ता का विकेंद्रीयकरण, कि नौकरशाही हावी नहीं हो, केवल सत्ता का केंद्र प्रदेश की राजधानी बनकर के ही ना रह जाए। सत्ता के केंद्र हर गांव में सत्ता होनी चाहिए, पंचायत समिति लेवल पर सत्ता होनी चाहिए, जिला लेवल पर भी ग्रामीण क्षेत्र की सत्ता होनी चाहिए। तो जिला परिषद की मीटिंग में जिला परिषद सदस्य भाग लेते हैं, सभी विधायक उसमें पदेन सदस्य होते हैं, जो प्रधान हैं, सभी 12 हमारे यहाँ पंचायत समितियाँ हैं, उनके प्रधानों से ये उम्मीद की जाती है कि वो लोग उपस्थित रहें। सभी जो विभाग हैं,
सभी विभागों के जो जिला स्तर के मुखिया हैं वो उसमें उपस्थित रहें, ऐसी अपेक्षा की जाती है। सांसद गण, अगर हमारे यहाँ जैसे एक फतेहपुर जो है वहाँ के सांसद आदरणीय नरेंद्र जी हैं, तो हमारे यहाँ 2 सांसद जो हैं उनकी उपस्थिति अपेक्षित होती है। और अच्छा तभी रहता है जब मीटिंग समय पर हो, उसकी पूरी तैयारी हो, सभी को इसमें भाग लेना चाहिए। योजनाओं की समीक्षा होती है, सुझाव लिए जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जिस विभाग से संबंधित लोगों की जो तकलीफ़ें हैं वो यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो आप इसको ये समझ सकते हैं कि ये एक तरह से जिले की विधानसभा है। अगर हम इसको गंभीरता से लें, हम होमवर्क करके आएँ, अधिकारी होमवर्क करके आएँ, तो ये जिले की विधानसभा है। एक तरह की समस्याओं का समाधान हो सकता है, योजनाओं की समीक्षा हो सकती है, उनकी कमियां बताई जा सकती हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सूचनाएं मांगी जा सकती हैं। बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। बिल्कुल, आपने बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिले की ये विधानसभा है, लेकिन सारे जो जिला परिषद सदस्य हैं वो सब वहाँ पर मौजूद नहीं थे, जबकि जो जनता है वो उम्मीद करती है अपने जनप्रतिनिधियों से कि हमारी समस्याओं को, हमारे जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो विकास कार्य हो सकते हैं, उनके बारे में बात वो करें। लेकिन वो उस मीटिंग में आना उन्होंने आवश्यक नहीं समझा, जबकि ये मीटिंग 7 महीने बाद हुई थी। दूसरी बात, वहाँ पे जिले में 8 विधायक हैं, 8 में से 2 विधायक वहाँ पर पहुँचे, फतेहपुर से हाकम अली खान और दाता रामगढ़ से वीरेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र सिंह जी भी कुछ समय बाद ही उठकर चले गए थे। तो सारे जो जिला परिषद सदस्य वहाँ पर नहीं पहुँच रहे और विधायक वहाँ पर नहीं पहुँचे, तो क्या विधायकों का होना, उनको ये लगता है कि ये इतना आवश्यक नहीं है इस तरह की मीटिंग्स में जाना जो 7 महीने बाद हो रही है? उन्हें वहाँ पर होना चाहिए था। और मैंने देखा कि उसी वक्त एक वाकया भी हुआ था कि आपने कहा कि विधायक नहीं आए, तो कांग्रेस से किसी ने कहा कि आपके सांसद नहीं आए, और 10 मिनट बाद ही सांसद महोदय पहुँच गए, लेकिन विधायक तो नहीं आए। तो ये गैर जिम्मेदाराना रवैया क्यों? देखिए, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि ये एक तरह से विधानसभा है जिले की। अब इस चीज़ को कौन कितना समझता है, एक जिम्मेवार संस्था है जिला परिषद, इसकी मीटिंग की सीरियसनेस को कौन कितना समझता है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे विधायक गण हैं, ये मीटिंग भी काफ़ी पहले तय हो गई, विधायक गण को उपस्थित रहना चाहिए। एक तो जो भी सदस्यों की आवाज़ हो उसको वो राज्य सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अगर कोई बड़ा मसला हो तो उस मसले को, क्योंकि बहुत से मसले हैं वो जिला लेवल पर नहीं होते, बहुत से हम लोगों ने कई प्रॉब्लम्स बताई तो उसमें ऐसी सूचना आई कि साहब ये पॉलिसी मैटर है, ओनली द स्टेट गवर्नमेंट कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो अगर ऐसे मसले हैं तो विधायक उन चीज़ों को विधानसभा में उठा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित मंत्री से डिस्कस कर सकते हैं। विधायकों को इसमें उपस्थित रहना चाहिए। और विशेषकर मैं ये कहना चाहती हूँ, ठीक है 8 में से 2 लोगों को, 3 लोगों को कोई पहले से कार्यक्रम हो सकता है, परिवार की व्यवस्था हो सकती है, स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, लेकिन उम्मीद करते हैं 8 में से 4 या 5 लोगों को तो उपस्थित रहना ही चाहिए। अगर वो निरंतर उपस्थित रहते हैं तो जो जिला परिषद सदस्य हैं, प्रधान हैं, वो भी मीटिंग की गंभीरता को समझेंगे। और विशेषकर जो अधिकारी आते हैं उनको जब लगेगा कि विधायक भी उपस्थित रहते हैं यहाँ, तो वो अपनी जिम्मेवारी समझेंगे, वो अपना पूरा होमवर्क करके आएंगे, वो भी मीटिंग को गंभीरता से लेंगे। आमतौर पे चाहे मैं हूँ चाहे आमजन हो, उनकी ये थॉट प्रोसेस रहता है कि हमें कोई अगर काम बताना, कोई समस्या बतानी है तो वो जनप्रतिनिधि को बतानी है। वो पार्षद, सरपंच, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, विधायक कोई भी हो सकता है। लेकिन इस मीटिंग में हमने देखा कि जिला परिषद सदस्य जो हैं या जनप्रतिनिधि है वो समस्याओं को लेकर गंभीर है। उन्होंने 7 महीने पुरानी जो मीटिंग हुई उसमें जो बातचीत हुई उसका हवाला देते हुए उन्होंने बहुत सारे सवाल किए, लेकिन वहाँ पर जो अधिकारी बैठे जो संबंधित विभागों से, वो या तो जवाब नहीं दे पाए या उनके पास में उस काम की प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं है या वो काम अभी तक नहीं हुए। उसको देखकर लगता है कि जनप्रतिनिधि
उतने भी गलत नहीं है जितना आम जनता काम नहीं होने पर समझती है। ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधि चाहते हैं कुछ हद तक कि काम हो, लेकिन अधिकारी हैं या जो विभाग हैं वो उतना सहयोग नहीं करते जितना अपेक्षित होता है। इस बारे में आपका क्या मानना है? चलिए, थैंक गॉड आपने इस चीज़ को महसूस किया और समझा। हम जो लोग जिला स्तर के या पंचायत समिति स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, जैसे मैं एक जिला परिषद सदस्य हूँ, हमारे लेवल के जो लोग हैं वो उन लोगों में और अफसरों में बहुत अंतर होता है। ये चीज़ आपने महसूस की। सबको ये चीज़ समझनी चाहिए, जनप्रतिनिधि तो लोगों से वोट मांग करके, घर घर जा कर के और दर दर जा कर के जनप्रतिनिधि बनते हैं। अफसर तो एक बार परीक्षा देते हैं और वो अफसर बन जाते हैं। हमें तो रोज़ परीक्षा देनी होती है। हमारा ऐसा कोई चैम्बर नहीं होता, हमारे यहाँ कोई बाहर चपरासी नहीं बैठा होता, हमें मिलने के लिए किसी को पर्ची नहीं भेजनी होती है। तो हम लोग यहीं के यहीं होते हैं। एक अफसर यहाँ रहते हैं, वो 2 साल बाद 3 साल बाद चले जाएंगे, उन्हें सीकर की जनता से उतना मतलब नहीं होता। लेकिन हमें, आज मैं सीकर रहती हूँ, आज मेरा क्षेत्र है धोद, तो मुझे तो मैं जिला परिषद सदस्य नहीं रहूँगी तब भी मुझे इन्हीं लोगों के बीच में रहना है, इन्हीं लोगों के साथ बैठना है। तो मेरी कोशिश होगी कि जिसकी भी पीड़ा हो वो पीड़ा दूर होनी चाहिए। तो जो विनम्रता और जनता के प्रति जो जिम्मेवारी की भावना एक जनप्रतिनिधि में होती है वो अफसरों में नहीं होती। मैं आपको बताती हूँ, 20% अफसर, 30% अफसर बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन 70% अफसर जो हैं उनमें अहंकार होता है। मतलब वो हमेशा अपने लिए, खुद के लिए सोचते हैं, किंग कैन डू नो रॉन्ग, वी आर ऑलवेज राइट, वी नीड नो सजेशंस। और वो ये सोचते हैं अभी ये 2 मिनट में मामला हम कैसे ना कैसे इनको चुप कर देते हैं, उसके बाद ठीक है। ये रवैया होता है क्योंकि उनका यहाँ की जनता से इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता, हमारा होता है। इसलिए ये जो आप कह रहे हैं वो सही है। पूरी जिला परिषद की मीटिंग में आप उपस्थित थे तो आपने देखा होगा कि कैसे सब लोग इस चीज़ के लिए, सारे जिला परिषद सदस्य, सब लोगों की, या जो प्रधान भी आए थे, सबकी इच्छा ये थी कि लोगों के काम होने चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स सोल्व होने चाहिए। तो जो भूख और जो जुनून जो जनप्रतिनिधि में होता है, वो जुनून और काम करने की वो भूख अफसरों में दिखाई नहीं देती। यही कारण है कि आज तक भी जो योजनाएं हैं हमारी, उनका फ़ायदा अंतिम छोर तक नहीं पहुंचा। बहुत सी चीज़ों को, जो बहुत अच्छी योजनाएं दम तोड़ देती हैं, उनका उचित लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता। करप्शन भी उसमें होता है। आंगनबाड़ी का भी अगर अपन देखें, गरीब से गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को आंगनबाड़ी में भेजता है, उसका पेट भरने के लिए जो पौष्टिक भोजन आता है उसमें भी डकैती हो जाती है। तो थोड़ा सा ज़रूरत है कि अफसर जो हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें, विनम्र रहें और ये ना सोचें। जनप्रतिनिधि कुछ बात उठाते हैं तो वो बड़ा इरिटेट महसूस करते हैं, साहब ये क्यों मीटिंग बिगाड़ रहे हैं, क्यों सिस्टम बिगाड़ रहे हैं। मतलब उनको लगता है कि बस लोग आएँ, अच्छी तरह बैठे रहें, कुछ पूछें नहीं, कोई ऑब्जेक्शंस नहीं करें, कोई क्वेश्चंस नहीं करें और बस बैठे रह के नमस्कार करके और आराम से चले जाएं। ऐसी उनको सोच रहती है। जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जब हम लोग उनको सजेशंस देते हैं, तो वो अपने आप को हर्ट फील करते हैं। तो ये भावना दूर करने की ज़रूरत है। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं, एक तो अपने यहाँ समाज में एक वातावरण है, साहब कोई RAS बन गया है तो उसके रिश्तेदार और मीडिया भी और सब लोग ऐसा दिखाते हैं कि कोई बहुत बड़े कुछ क्या बन गए हैं, शहंशाह। तो ये चीज़ भी हमको थोड़ी समाप्त करनी चाहिए। आफ्टर ऑल दे आर पब्लिक सर्वेंट। और इसका एक बहुत ही मतलब ताज़ा उदाहरण है मेरे पास। कुछ महीनों पहले लक्ष्मणगढ़ में एक जन सुनवाई हुई थी जिसमें गोविंद सिंह जी डोटासरा थे, शकुंतला जी रावत थी, जिला कलेक्टर साहब थे, SP साहब थे। उसमें कोई घिरनिया बड़ा में कोई पानी इकट्ठा होने की समस्या थी, जिस पर गोविंद सिंह जी ने ये कहा था अधिकारियों से कि 15 दिन तो आपके हैं और 16वां दिन है मेरा, 15 दिन में ये समस्या दूर होनी चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले मैं अपने गाँव गया था तो तभी मैंने सोचा अपन भी जाकर देख कर आते हैं कि उसका क्या हुआ। और गांव वालों से बात करी तो पता चला वो समस्या लगभग वैसी ही है, कई महीने गुजर जाने के बाद भी, जिसमें तो ये कहा गया था कि 15 दिन में आपको ये करना है। तो ये अधिकारियों की वजह से जनप्रतिनिधि जो काम करवाना चाहते हैं
वो कई बार नहीं होते। और इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। लेकिन एक चीज़ और जो थोड़ा सा परेशान करती है कि वहाँ पर काफ़ी सारे जनप्रतिनिधि थे, पूरे सीकर जिला की बात हो रही थी, लेकिन कुछ गिनती के ऐसे लोग थे जो समस्याओं के बारे में बात कर रहे थे, जो पिछली बार की मीटिंग के कामों के बारे में बात कर रहे थे। बाकी जनप्रतिनिधि वहाँ पर बस इस तरीके से बैठे थे जैसे कि उनके क्षेत्र में तो पूरा विकास हो गया है या फिर होने की बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है। ऐसा क्यों? मतलब हर क्षेत्र में कोई ना कोई समस्या होती है, उसके बारे में अगर उनका जनप्रतिनिधि इस तरह की मीटिंग्स में जाकर बात ही नहीं कर रहा है, तो क्षेत्र में जो पीछे लोग बैठे हैं इस उम्मीद में कि हमारे प्रधान जी या पंचायत समिति सदस्य जाकर बात करेगा, समस्या को दूर करेगा, वो कैसे होगा? देखिए, एक तो इसलिए होता है, आपने जो देखा ज़्यादातर समय हम लोग पालना रिपोर्ट को डिस्कस कर रहे थे। तो होता क्या है, पालना रिपोर्ट में जो पिछली बार इश्यूज उठाए गए होते हैं उन्हीं के बारे में डिस्कशन होता है। तो जनरली होता क्या है, एक मीटिंग में जिस व्यक्ति ने ज़्यादा इश्यूज उठाए, फिर अगली मीटिंग में उसके नाम से वो इश्यू आता है तो दोबारा वही बोलते रहते हैं। और थोड़ा सा है भी, देखिए कुछ तो जैसे महिला जनप्रतिनिधि हैं, थोड़ा संकोच करती हैं, बोल नहीं पाती। हालांकि मैं तो हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि सब बोलें, अपनी बात को कहें। आप हिंदी नहीं बोलते हैं, आप मारवाड़ी में बोलिए, आप बहुत व्यवस्थित तरीके से नहीं बोल सकते, आप अपनी बात रखिए और हम उम्मीद करते हैं उनकी बात को सुना जाए। और बाकी इसमें थोड़ा देखिए, होमवर्क करना और बोलना तो ज़रूरी है। और इस बार अगर आपने इस बार की मीटिंग, आपने इससे पहले की मीटिंग्स नहीं देखी, अगर आपने पहले की मीटिंग देखी हो और अभी की 11 तारीख की मीटिंग आपने देखी हो, तो आपको ये महसूस ज़रूर होगा कि इस बार की मीटिंग में कहीं ज़्यादा जिला परिषद सदस्यों ने अपनी बात रखी, उन्होंने कार्यवाही में भाग लिया। और मुझे ज़्यादा कम का फ़र्क हो सकता है, लेकिन मेरा जहाँ तक सोच है, 11 तारीख की मीटिंग में ऐसा सदस्य एक भी नहीं था जिसने कोई इशू उठाया नहीं हो और सक्रियता से भाग नहीं लिया। महिला सदस्यों की बात हुई तो उसमें भी एक चीज़ अक्सर देखने को मिलती है कि पंचायती राज में जैसे सरपंच होते हैं, वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण पद होता है। भाई हमारे सिस्टम में मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी क्षेत्र का सरपंच अगर चाहे तो वो 5 साल में अपने क्षेत्र की कायापलट कर सकता है, यही एक शायद ऐसा पद है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे महिलाओं के सरपंचाई को जब हम देखते हैं तो ऐसा होता है कि परिवार में अगर महिला सीट आई है, मतलब महिला सीट आई है, तो परिवार में जो परिवार ऐसा है जो सरपंच का चुनाव लड़ना है या पहले सरपंच थे, महिलाओं को खड़ा कर देते हैं। लेकिन जब पंचायती करने की बात आती है तो उस महिला के नाम से या तो देवर उनके या पति उनके या ससुर उनके या उनके पिता वही पंचायती करते हैं। महिलाओं को जब हम आगे लाने की कोशिश के लिए ही महिला सीट की बात होती है ताकि महिला आगे आए, लेकिन हम उन्हें डमी कैंडिडेट की तरह सामने ला रहे हैं, उनके नाम से चुनाव लड़ रहे हैं, फिर पंचायती परिवार के सदस्य कर रहे हैं। ये आपको कितना सही लगता है? जो आप कह रहे हैं वो सही है, परिस्थितियां ऐसी हैं। कुछ साल पहले की बात है, एक जिला तो मुझे ध्यान नहीं, तो एक महिला थी, महिला की सीट रिजर्व थी, तो जो नेताजी थे उन्होंने साहब पत्नी को लड़वाया चुनाव और जीत का जुलूस निकला। तो जीप में खड़े होकर नेताजी तो मालाएं पहन रहे थे, गुलाल लगा रहे थे लोग, और उनके घर के आगे से जब जुलूस गुजरा तो पत्नी जो सरपंच जीती थी वो बेचारी ऊपर से घूंघट में से थोड़ा थोड़ा देख रही थी कि ये मेरी जीत का जुलूस निकल रहा है। तो है क्या कि एक तो महिलाओं की भागीदारी कम है, राजनीति पुरुष प्रधान क्षेत्र है, और पुरुष यही चाहते हैं कि अगर महिला सीट आ गई है उस वक्त तो सब कहेंगे हाँ महिला सीट आ गई ना, हमारे घर में भी महिला है, हमारे घर में भी महिला है। और जब जीत जाएगी तब वो कहेंगे कि हमारे घर में महिला नहीं है, मैं ही आऊँगा। तब उस महिला को घर के अंदर बाहर, ताला चाबी जेब में। तो ये सिस्टम गलत है। अगर महिला कम पढ़ी लिखी भी है तो फिर जब पुरुषों ने उसको चुनाव लड़वाया है तो उनकी ड्यूटी है उनको समझाएं, उनकी सक्रियता को बढ़ाएं, उनको कोऑपरेट करें। लेकिन कष्ट कोई नहीं उठाना चाहता। अपने यहाँ ऐसा है ना कि महिलाएं तो पुरुषों के लिए कितना भी सेक्रीफाइस करती हैं, लेकिन पुरुष महिला के लिए सेक्रीफाइस करना नहीं चाहते। आज मैं तो जिलाध्यक्ष हूँ,
तो सुबह से शाम तक मैं काम करती हूँ, तो ये कैसे संभव है? क्योंकि इसके पीछे मेरी मेहनत नहीं, मुझसे ज़्यादा मेरे जो हस्बैंड हैं उनका सेक्रीफाइस है कि मैं सुबह से शाम तक बाहर रहती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड मुझे कोऑपरेट नहीं करें, ये संभव नहीं है। तो महिला प्रतिनिधि हैं वो जीत जाती हैं। उसके बाद जो लोग हैं, एक तो वो चाहते हैं इसको चस्का लगेगा तो रोज़ बाहर चली जाएगी, मीटिंग में चली जाएगी, ये तो समझती नहीं है, ये चीज़ है। तो कोशिश कर रहे हैं, मेरी तो विशेष कोशिश रहती है कि जो महिलाएं पार्टी में भागीदारी है जिनकी, जो आती हैं पार्टी में, संगठन से जुड़ी हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक रूप से बहुत दिक्कतें इसमें आ रही हैं महिलाओं के लिए, काफ़ी दिक्कतें हैं। मैं ये कबूल करती हूँ ये चीज़, हमें ये भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी। और देखिए कुछ बच्चियाँ बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, हमारी कुछ युवा प्रधान हैं, हमारी कुछ युवा सरपंच हैं दोनों पार्टीज़ में, वो अच्छा काम कर रही हैं। पहले वो पॉलिटिक्स में नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो सीखने की कोशिश करती हैं, वो टाइम देने की कोशिश करती हैं, और ये अच्छा ट्रेंड है। लेकिन ये चीज़ एक दिन में बदलने वाली नहीं है। हालांकि अब सरकारों ने भी सख्ती की है। पहले तो सरपंच पति जाकर 15 अगस्त पे ध्वजारोहण भी कर देते थे, लेकिन अब इस स्थिति को सुधारा गया है। और मैं तो अपील भी करती हूँ फैमिली से, अगर आपने अपनी पत्नी को, अपनी पुत्रवधू को चुनाव लड़वाया है, तो आपको उसी दिन, जिस दिन आप उसका फॉर्म भरवाते हैं, उसी दिन आपको इस बात के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि उसको समय देना पड़ेगा। फिर बेचारी किसी सक्रिय महिला का तो आप की तो गर्दन काटते हैं, और आप बस उसको सिंबल को लेकर के और आप काम नहीं करने देते। ये स्थितियाँ गलत हैं, लेकिन निश्चित रहिए ये स्थितियाँ बदलेंगी। जैसे आज जॉब में एक महिला है, एक महिला टीचर है, खुद ही तो पढ़ाती है, उसके पति ससुर थोड़ी जाते हैं पढ़ाने। वैसे ही एक समय आएगा, हम लोग जूझ रहे हैं ना, सावित्रीबाई फुले जूझी थी, उसका फल आज मिल रहा है। हम लोग, हमारी पीढ़ी की महिलाएं जो पॉलिटिक्स में जूझ रही हैं, आगे जो बेटियां आएंगी उनको फ़ायदा मिलेगा। वो काम करने वाली, संगठन से जुड़ी हुई महिलाएं ही जीतेंगी, खुद काम करेंगी, अपने बूते पर काम करेंगी, समय देंगी, सक्रिय रहेंगी, और उनके फैमिली मेम्बर्स सब उनको कोऑपरेट भी करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। बिल्कुल, हम भी ऐसी उम्मीद करते हैं। एक चीज़ मैं और बात करना चाहूँगा कि आजकल की जो राजनीति है, मोस्टली जब हम देखते हैं तो उसमें बहुत सारे इस तरीके के मुद्दे ज़्यादा हावी रहते हैं जो दूर के हैं, या मतलब जिसका हर आम आदमी से नाता नहीं होता है। मंदिर, मस्जिद, धर्म, ताजमहल, अमेरिका में कुछ हो रहा है तो उसकी भी बात वहीं हो रही है। इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हावी रहती हैं। धरातल पर जो मुद्दे हैं उन पर लोग कम बात करते हैं। उन्हें लगता है कि इनके ऊपर ज़्यादा लोग या ज़्यादा समर्थन नहीं मिलेगा, या इस तरह के ज़्यादा भाषणबाजी उस पर नहीं हो सकती। लेकिन आपके कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनसे मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ, और वो बहुत ही जायज़ थे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपने बात करी स्कूल कोचिंग के जो बच्चे मोटरसाइकिल पे 2-2 3-3 बैठ के जाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं। ऐसे वाहन जिनमें भारी सामान रखा हुआ है, वो वाहनों से बाहर निकल रहा है। ट्रैफिक पुलिस और जो पुलिस की या जो अन्य जो आरटीओ विभाग या इस तरह के जो संस्थाएं हैं, उनके काम करने के तरीक़ों पे, ओवरलोडिंग जो तूड़ी के ट्रक जाते हैं उनके बारे में, तो आपको कैसे मतलब ये लगता है कि बाकी जिन मुद्दों पे भाषणबाजी होती है उनको छोड़कर इस तरीके की जो गंभीर समस्याएं जो हमारे समाज में हर गली मोहल्ले में, नुक्कड़ पे, रोड पे आपको देखने को मिल जाती है, उनके बारे में बात करें? आपके इतने महत्वपूर्ण चौराहे हैं, सिपाही खड़े रहते हैं, 12-12 साल के बच्चे मोटरसाइकिल दौड़ाते हैं, 4-4 बैठे रहते हैं। आपके अभियान चलता है ना, उतने दिन तो उनको वो 4 दिखते हैं, और अभियान खत्म, उनकी नजर खत्म। इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं सीकर में, कितना पीछे आया है। हर रोज सीकर जिले में एक से ज्यादा व्यक्ति एक्सीडेंट में खत्म हो रहा है। ना तो आप स्पीड कंट्रोल करते हो, ना आप ज्यादा बैठे हुए लोग हो। जयपुर में कितना पालन होता है नियम का, सब हेलमेट लगाते हैं, सब सीट बेल्ट लगाते हैं, और सब कुछ है। आप मतलब आदमी की जिंदगी की तो जिसके घर जाती है ना, उनकी चीखें सुनी नहीं जाती। जवान लोग मर जाते हैं, 23-25 साल लगते हैं एक बच्चे को पालने में। तो थोड़ा तो आप कंट्रोल करो इस चीज को। मैं इन मुद्दों पर बात इसलिए करती हूँ, बेसिकली आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, बेसिकली आई एम ए सोशल वर्कर, आई एम एन एडवोकेट, आई एम ए वुमन, एंड आई एम ए मदर। ठीक है,
मैं पॉलिटिशियन की तरह नहीं सोचती। जब मुझे कोई मुद्दा उठाना है, एक्सीडेंट का मुद्दा मैं हमेशा उठाती हूँ। मैं माँ बाप की सेवा करो ये मुद्दा मैं हमेशा उठाती हूँ। जब मैं किसी भी सोशल फंक्शन में जाती हूँ, मैं कभी पॉलिटिक्स की बात नहीं करती। और जिला परिषद में भी मैंने ये उठाया, क्योंकि बच्चे को पालना कितना मुश्किल है और बच्चे को खोना क्या होता है, ये महिला महसूस कर सकती है। आज हम जब कहीं निकट रिश्तेदारी में कोई मृत्यु होती है, हम लोग 1 साल दुखी, 2 साल, 5 साल, कई बार उम्र भर हम दुखी रहते हैं। आज फैमिली में कहीं मेरा किसी कज़न की आज 10-15 साल पहले भी एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, हम आज भी उसको याद करते हैं। तो ये मुद्दे उठाने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा आज के अखबार में है कि 3 बच्चे जो कांस्टेबल की परीक्षा देने जा रहे थे, गलत पटरी पे थे, वो ट्रेन से कट गए। 3 लोग एक दूध के टैंकर के पास से गुजर रहे थे, टैंकर पलटा, एक फैमिली के 3 मेंबर्स की डेथ हो गई। रींगस के हमारे डॉक्टर साहब थे, कैसे एक ही फैमिली के 7 लोग और एक बस ड्राइवर की गलती से और वो 2 फैमिलीज़ ख़त्म हो गई। तो हम लोग हवाई मुद्दों पर कब तक चर्चा करेंगे? ये लोग हमारे अपने हैं। 25 साल लगते हैं एक बच्चे को पालने में और 25 सेकंड लगते हैं उस बच्चे को एक डेड बॉडी बन जाने में। अगले किसी का बेटा है, पुलिस तो बॉडी बॉडी कह करके उसको संबोधित करती रहती है। दुख होता है, हमें दुख होता है। मैं बहुत हर्ट फील करती हूँ कि हम लोगों को एक्सीडेंट्स में जो डेथ हो रही हैं कितना मुश्किल होता है। जब हम लोग रींगस की घटना के बाद शोक प्रकट करने गए थे, डॉक्टर सतीश पूनिया जी भी थे, मतलब हम लोग बोल नहीं पाए 10 मिनट, हमें समझ में नहीं आ रहा था हम क्या बोलें। अगर बच्चे भी बच गए होते, हम लोग उनको ये कहते देखिए बच्चों पर ध्यान दीजिए, बच्चे बड़े हो जाएंगे कल को, लेकिन हम क्या कहें उन लोगों को। तो इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। मैं हमेशा एक्सीडेंट्स के बारे में कहती हूँ। मैंने हमेशा अपने बच्चों को भी ये आदत डाली है कि अगर आप 2 व्हीलर पे जा रहे हैं, आपके लिए हेलमेट मस्ट है। अगर आप 4 व्हीलर पे हैं, आपको बेल्ट लगाना मस्ट है। मैं खुद गाड़ी में बेल्ट लगा कर बैठती हूँ और मैं स्पीड का ध्यान रखती हूँ कि स्पीड एक सीमा से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हम सब ये कोशिश करें, मतलब प्रशासन को भी एक्सीडेंट्स को सीरियसली लेना चाहिए, समाज को भी सीरियसली लेना चाहिए। अब हम हर चीज़ के लिए उम्मीद करें कि हर काम गवर्नमेंट करेगी, हर काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती। हमें भी कुछ सोचना चाहिए, हमें भी अपनी ड्यूटीज़ समझनी चाहिए। बच्चों को लोग अपने 12 साल के बच्चे को बाइक देकर कहते हैं जा नुक्कड़ की दुकान से ये सामान ले आ। हम बच्चे की आदत बिगाड़ रहे हैं। ड्राइविंग इज़ नॉट एन एडवेंचर, ड्राइविंग इज़ नॉट एन अम्यूजमेंट, ड्राइविंग इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमको ये समझाना चाहिए बच्चों को कि ड्राइविंग मनोरंजन नहीं है, ड्राइविंग रिस्क है, ड्राइविंग एक ड्यूटी है। इसलिए मैं इन मुद्दों पर बोलती हूँ, मैं इनको महसूस करती हूँ। बिल्कुल सही। और हमने जैसे देखा है कि आजकल के माता पिता वर्किंग हो गए हैं, काफ़ी पैसा भी आता है, तो वो अपने छोटे बच्चे की जो शायद अभी माइनर है उसकी जिद पर उसे 1.5-2 लाख रुपए की बाइक्स दिला देते हैं। लेकिन वही बच्चा उन पेरेंट्स के लिए हेलमेट नहीं पहनता है, साथ में 2-3 अपने बच्चे हैं, परिवार के हैं। बहुत बार देखते हैं कि जिसमें एक माइनर बच्चा अपने ही परिवार के 2-3 और बच्चों को बिठा के और स्कूटी दौड़ा रहे हैं। समझ में नहीं आता कि मतलब पेरेंट्स को इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लेकिन वही पेरेंट्स को जब हम देखते हैं कि हेलमेट को पीछे बैठी महिला अपनी गोद में पकड़ के बैठी रहती है, आगे हस्बैंड बिना हेलमेट के चलाए रखता है। एक तरफ तो वो पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ कर रही हैं और दूसरी तरफ उसी पति का हेलमेट गोद में लेकर बैठी हैं। तो ये मतलब लोगों को समझना चाहिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इस तरह के विषयों पर बात करी जो कि मतलब किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि पुलिस है, प्रशासन है, बाकी जनप्रतिनिधि भी है, इस तरह की समस्याओं को, इस तरह के मुद्दों को लेकर थोड़ा सा गंभीर हों, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। इसके बाद में सीकर में आजकल हमारे काफ़ी सारी इस तरह की समस्याएँ हैं, जैसे नवलगढ़ रोड, पिपराली रोड है, काफ़ी डेंस एरिया है, वहाँ पे बाहर के बहुत सारे बच्चे रहते हैं। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हमारे सामने आती है अखबारों के माध्यम से या पुलिस प्रशासन के जो केस वेस होते हैं उससे, कि बहुत सारी आपराधिक जो गतिविधियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। इसके अलावा वहाँ के कुछ लोगों से हमने बात करी ऐसे ही, तो उन्होंने रफली ऐसे कहा कि भाई हर दिन करीब 10, 15, 20 छुटपुट जो मारपीट की या इस तरह की जो घटनाएं हैं वो होती रहती हैं। तो
शिक्षा नगरी के तौर पे उभर रहा है सीकर, इतने सारे बाहर से बच्चे आते हैं, पेरेंट्स उन्हें अपने यहाँ छोड़कर जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बतौर सीकर के नागरिक होने के नाते, बतौर प्रशासन, बतौर जनप्रतिनिधि, बतौर कोचिंग या स्कूल संचालक, कैसे इस तरीके की चीज़ों को ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है कि इतने डेंस एरिया में लोग आराम से पीसफुली रह सके? देखिए, जिस विषय पे आपने अभी बात की ना, बहुत ज़्यादा जटिल विषय है, उस पर मैं कितना बोलूं और क्या बोलूं। आज लगभग बार के 70-80 हज़ार बच्चे हमारे यहाँ हैं। अब 70-80 हज़ार पूरे के पूरे तो स्टडी के लिए डेडिकेटेड होते नहीं, उन सब की फैमिलीज उन पे वॉच रख नहीं पाती। अब कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, वो बच्चे को रोज़ कॉल भी करते हैं, क्रॉस चेक भी करते हैं क्लास में गया या नहीं, वो छुट्टी में घर जाता है तो उसके बिहेवियर को वॉच करते हैं, कहीं ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेके गया है। लेकिन बेचारे गांव के लोग जो सुबह से शाम तक काम करते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगी आजकल ऐसा भी है कि लोग मजदूरी करते हैं, चेजे का काम करते हैं, वो भी अपने बच्चों को कोचिंग के लिए भेजते हैं, वो बच्चे को इतना वॉच कर नहीं सकते। तो 70-80 हज़ार में से 20 हज़ार या 15 हज़ार बच्चे तो ऐसे होंगे ही जो कि यहाँ आकर के, और जिसको अपन बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि बिगड़ जाते हैं। तो नेचुरली जहाँ इतने बच्चे हैं वहाँ ऐसा कुछ होगा। दूसरी बात कि बच्चे जब दूसरी जगह से आते हैं, माँ बाप से दूर, तो बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी होती है इंस्टीट्यूट्स की। अब इंस्टीट्यूट्स में ऐसा है कि स्कूल में और कोचिंग इंस्टीट्यूट और कॉलेज में बहुत फ़र्क है। मैंने जो ज़िंदगी में महसूस किया, स्कूल का टीचर बच्चे को अगर गली में भी सिगरेट पीते देख लेगा तो वो उसको डांटेगा, वो उसको धमकाएगा, वो उसको समझाएगा। वो स्कूल का टीचर हमेशा बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझता है। कोचिंग वो पूरी तरह कमर्शियल है, उसमें इमोशंस बहुत कम हैं। और फिर उनको क्या चाहिए होता है, उनके पास अगर 3000 बच्चे हैं तो उनको तो अखबार में छपाने के लिए, पोस्टर पर छपाने के लिए सफल चेहरे चाहिए होते हैं, और वो जो क्रीमी लेयर होती है उन बच्चों में से, उन पर वो अटेंशन पे करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शंस हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सफल हों। हालांकि देखिए, सीकर में कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और जगह की तुलना में बहुत अच्छे हैं। आप कभी भी देखेंगे यहाँ बच्चों के लिए वो आध्यात्मिक वातावरण रखने की कोशिश करते हैं, उनको स्पिरिचुअली रिच करने की कोशिश करते हैं। वो बहुत, यहाँ कमर्शियलाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं है, वो पेरेंट्स से ज़्यादा मिलते हैं पर्सनली, लेकिन फिर भी 10% 15% बच्चे जो हैं ना, उनको तो वो तो जिसको कहते हैं बिगड़ ही जाते हैं। और फिर आप कहते हैं मारपीट की घटनाएं होती हैं, ये तो चिंता का विषय है। आप कहीं भी देख लीजिए, मुझे तो चिंता होती है कि लोगों में वॉयलेंस और बदले की भावना इतनी क्यों बढ़ रही है, इतना ईगो क्यों बढ़ रहा है। यानी दो वाहन आमने सामने खड़े हैं, क्या वो दोनों एक दूसरे को सॉरी कह के पीछे नहीं हट सकते? नहीं साहब, मैं क्यों हटूं? मतलब ऐसा दिखाना चाहते हैं कि यहाँ बस आज ही कोई फैसला हो रहा है कि राजा कौन बनेगा। इतना ईगो, इतना गुस्सा और बदले की भावना आप ज़्यादातर घटनाओं में मैं देखती हूँ। अखबार में जो हम पढ़ते हैं कि साहब 2 लोगों में बातचीत हुई और 1 घंटे बाद एक जना 5 बंदों को लेकर आ रहा है, दूसरे की पिटाई कर रहा है, और आजकल तो पीट कर मार डालते हैं। कैसी घटनाएं हो रही हैं, कैसे हमने देखा। एक एयन थे, उनके 22 फ्रैक्चर, एक एयन साहब को जो धौलपुर में थे, उनको 22 फ्रैक्चर। ये क्या सभ्य समाज में रह रहे हैं हम? तो ये जो वॉयलेंस जो है बच्चों में, बच्चों को खिलौने भी ऐसे दिलाते हैं। एक जैसा आपने कहा ना कि 1.5 लाख की बाइक बच्चे को दिला देते हैं। बच्चे को मांगते ही हम चीज़ देते हैं तो उसमें पेशेंस, धीरज की भावना कम होती है। और आप कभी भी देख लीजिए, सड़क के किनारे लोगों को कुचलने की जो घटनाएं होती हैं, वो बड़े घरों के बिगड़ैल बेटे ही करते हैं। क्योंकि वो जो गाड़ी होती है ना, वो खुद की कमाई की भी नहीं होती और पिता के द्वारा भी ईमानदारी से कमाए हुए पैसे की नहीं होती। वो ही इस तरह से सड़क के किनारे और लोगों को कुचलते हैं। तो ये स्थितियाँ, हमारे समाज को इतना तेज़ी से परिवर्तन हुआ है, लोगों के पास टेक्नोलॉजी तेज़ी से आई है, पैसा तेज़ी से आया है कि हम उसको पचा नहीं पा रहे हैं। मेरी सास एक कहावत कहा करती थी कि शेर की हांडी में 2 शेर डाल देते हैं ना तो वो समाता नहीं। हमारे साथ ये हो रहा है। हमें पैसा ज़्यादा लोगों को मिल गया है, टेक्नोलॉजी मिल गई है, और उसको ठीक से अनुशासित तरीके से यूज करना लोगों को
आ नहीं रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हर मामले में। बिल्कुल इसी तरीके की जो समस्याएं हैं उनके बारे में आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके आसपास में, आपके क्षेत्र में किसी तरीके के अपराध हैं या किसी तरीके की समस्याएं हैं, ऐसी समस्याएं जिनका प्रशासनिक स्तर पे, जनप्रतिनिधियों के स्तर पे समाधान हो सकता है, तो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी उन समस्याओं को समाधान के लिए संबंधित विभाग, संबंधित जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाकर उनका अविलंब समाधान हो सके। मैडम, मैं चाहूँगा कि जैसे मीटिंग के बारे में हमने बात करी, शहर की कुछ और समस्याओं के बारे में बात करी, ये जो शहर में जो और इस तरह की जो समस्याएं हैं, जैसे कहीं पे पानी इकट्ठा हो रहा है, कहीं पे सड़क टूटी हुई है, जैसे उस मीटिंग में भी ये बात चल रही थी कि कौन सी सड़क किस विभाग के दायरे में आती है, वो विभाग उसकी जिम्मेदारी कितने अच्छे से ले रहा है, नहीं ले रहा है। क्योंकि आमतौर पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो ये माना जाता है कि रफ्तार की वजह से होते हैं, लेकिन उसमें जो सड़कें हैं, जिस तरह की सड़कें हैं, टूटी फूटी खड्डों वाली सड़कें हैं, उनकी वजह से भी बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग चोटिल होते हैं। मृत्यु नहीं हो तो क्या, मतलब दुर्घटनाएं होती रहती है। तो क्या हम आज आज़ादी के 70-75 साल बाद में इतने बड़े देश में हम मतलब सही तरीके से बनी हुई सड़कें भी क्या हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? ये सिस्टम की कहाँ पे खामी है कि हमें 5 साल तक एक सड़क के लिए रोना पड़ता है, वो सड़क बनती है, हम सब खुशियाँ मनाते हैं और एक बरसात में वो सड़क चौपट हो जाती है। मतलब ये समस्या कहाँ पे है? जनप्रतिनिधियों के स्तर पे, अधिकारियों के स्तर पे क्या गलती कहाँ है? हाँ, जनप्रतिनिधि तो सड़क मांगते हैं अपने एरिया के लिए। और एक चीज़ आप देखिए, जो बड़ी सड़कें बनती हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, 6 लेन है, 4 लेन है, वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। जो छोटी सड़कें हैं वो होती हैं। तो इसमें इसका वजह एक तो ये देखिए, कई वजह हैं। करप्शन ऑफ कोर्स है ही है, करप्शन है। आप देखिए, सीमेंट की सड़क बनती, घर पे अगर हम सीमेंट की लिपाई करते हैं, 15 दिन हम उसकी तराई करते हैं, पानी छिड़काव करते हैं। अब सड़क पे कौन करता है? 2-3 दिन पानी डालते हैं, छुट्टी। तो एक तो प्रॉपर बनती नहीं है, उनका सुपरविज़न नहीं होता है, करप्शन है ही है। और एक वजह है कि साहब कहीं पानी भरता है, अब डामर की सड़क पे अगर पानी भर रहा है तो नेचुरली वो ख़राब होगी। तीसरी चीज़ ये है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। एक सड़क बनी है, अब पता चला केबल डाल रहे हैं, उसको तोड़ दिया। अब पता चला कि पाइपलाइन बहुत पुरानी हो गई पानी की, तो बदलनी पड़ेगी, वो सड़क टूट गई। और ओवरलोडेड वाहन, आपने जिला परिषद में भी, नीम का थाना में उधर तो सड़कें टिक ही नहीं पाती, क्योंकि ओवरलोडेड वाहन जो हैं वो सड़कों पर चलते हैं। कई सारे कारण हैं। सड़कें होनी चाहिए। इस ज़माने में तो आवागमन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, उद्योग के लिए भी, खेती के लिए, कृषि के लिए, हर चीज़ के लिए सड़क चाहिए अच्छी। और सेफ्टी के लिए, और सेफ्टी का तो मैं कहती हूँ ख़राब की बजाय तो बढ़िया सड़कों पर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम केयरलेस ड्राइवर हैं, स्पीड होती है। पर फिर भी दुपहिया वाहन पे विशेषकर महिलाएं बैठती हैं। आप देखिए, एक बार डॉक्टर्स ने भी कहा था कि 2 व्हीलर पे बैठना और फिर ख़राब सड़क पर चलना, लोगों में पीठ दर्द की जो शिकायतें हैं, कमर दर्द की जो शिकायतें हैं, वो सबसे ज़्यादा इसी कारण से हैं। तो उम्मीद तो करते हैं सड़कें अच्छी बने, सबको सड़क चाहिए, गांव-गांव जुड़ना चाहिए, बढ़िया सड़कें होनी चाहिए, होगा अच्छा ही होगा। जी बिल्कुल मैडम, आपने बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पर हमसे बात करी, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए, बहुत सारी बातें निकल कर इस इंटरव्यू के माध्यम से आई। और उम्मीद करते हैं कि हमें इन जो अधिकारियों के और जनप्रतिनिधियों के, आम जनता के जो सामंजस्य से चीज़ें मिलेंगी वो भी ज़्यादा बेहतर होंगी। और आने वाले समय में महिलाओं की जो राजनीति में भूमिका है उसे भी हम देखते हैं कि वो और ज़्यादा बेहतर हो, और एक अच्छे समाज का निर्माण हम सभी लोगों के सहयोग से हो सके, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। आपका इस इंटरव्यू में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपका ढेर सारा धन्यवाद दिनेश जी। आपने मुझे कई चीज़ों पर विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, और उम्मीद करते हैं, उम्मीद पर दुनिया जिंदा है। हम सब उम्मीद करते हैं, हमारी ड्यूटी है कि ये धरती, समाज, शहर, देश जैसा मिला है उससे कहीं बेटर हम उसको करके छोड़ें, और उसमें हमारा भी योगदान हो। बैठे बैठे ये ना सोचें दूसरे ही इसको सुधार दें, सब चीज़ों को सब मिलके काम करेंगे। आपका भी आभार और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।